न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान में। देखिए, इन दिनों परीक्षाओं का दौर चल रहा है, परीक्षाओं के बाद परिणामों का दौर चल रहा है। लगातार बच्चे कुछ उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। हाल ही में एक रिजल्ट आया था यूपीएससी का। बहुत सारे बच्चों ने, हमारे यहाँ से बामनवास और गंगापुर के बहुत सारे ऐसे गूदड़ी के लाल थे जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। ऐसी शख्सियतों से, ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपकी लगातार मुलाकात करवाता आ रहा हूं। पिछली बार मुलाकात करवाई प्रशंसा की, उससे पहले मुलाकात करवाई निकिता से। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी की, अच्छी मेहनत की, माँ बाप के सपने जो थे उनको पूरा किया और आज ये लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाकर के और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, प्रयास आपको बार बार करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो, उनकी कहानी जब मैंने सुनी तो बड़ा उतार चढ़ाव रहा उनके जीवन में। राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी निकलती थी, सब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। माँ बाप को बहुत उम्मीदें थी, बहुत माँ बाप ने सपने देखे और माँ बाप एक ही बात कहते थे, कहीं भी नौकरी लग जाओ, बस नौकरी लग जाओ, छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नौकरी मिलनी चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। और बच्चे आजकल उसी प्रयास में लगे रहते हैं कि चाहे छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए। हालांकि जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी तैयारियां बड़ी हैं, वो बड़ा जॉब भी पा लेते हैं और कुछ है वो छोटे में भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक बार बस मिल जाए रास्ता, उसके बाद दूसरे रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे ही शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। बहुत सारे कंपटीशन दिए, बहुत सारी एग्जाम दी, सफलता नहीं मिल पाई और एक दौर वो भी आया जब वो डिप्रेशन में चला गया, हताश हो गया, निराश हो गया जीवन से और ये लगा कि नहीं, अब मैं कोई एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, मैं कोई सफलता हासिल नहीं कर पाऊंगा और बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जिंदगी यही खत्म। लेकिन उस वक्त उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी और उन्होंने अपने जो टीचर हैं, अपने जो रोल मॉडल हैं, उनसे मुलाकात की जाकर के कि चलो यूं ही एक बार मिल लेते हैं। और उनके सामने मुझे बस रोना है कि सर मुझे आपके कंधे पर सर रख करके रोना है, मैं निराश हो चुका हूं, हताश हो चुका हूं। वहां से एक उम्मीद की रोशनी नजर आई और टीचर ने कंधे पर हाथ रख करके कहा, नो, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अब यहां से एक नई शुरुआत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शुरुआत की, लड़ाई लड़ी, एग्जाम दी और एग्जाम में अच्छा मुकाम हासिल किया। एसएससी सीजीएल वाली जो एग्जाम हुई उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, कृषि मंत्रालय, उसमें यूडीसी की पोस्ट पर अब उनका चयन हुआ। यानी वो व्यक्ति जो डिप्रेशन में चला गया था, आखिर सफलता का स्वाद उसने चख लिया। उन्हीं से मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। नाम है कपिल गोयल, रहते हैं नेहरू रोड वाली जो हमारा इलाका है गंगापुर सिटी का, वहां पर। पिता लैब टेक्नीशियन है ब्लड बैंक में और माता टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में पल करके बड़े हुए। दो भाई हैं, छोटा वाला बीटेक कर रहा है, बड़े हैं तो उम्मीदें ज्यादा थी, इसलिए उम्मीदों का बोझ भी ज्यादा था। लेकिन अब पूरा परिवार खुश है, अब चेहरे पर मुस्कान है, उम्मीदों की रोशनी है और सबसे बड़ी बात कि अब आगे का रास्ता खुल चुका है। अब आगे और बड़ी तैयारियां करनी है और बड़े मुकाम हासिल करने हैं। उसी से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, कपिल गोयल से। कपिल, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको कि कहां से निकले, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत संघर्ष देखा और उसके बाद में आखिर जाकर के कहीं ठहराव मिल गया, अब सफलता मिल गई। तो ये जो यात्रा रही, ये जो जर्नी रही ना, पहले तो उसके बारे में मुझे बताओ। कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, किस तरह की पढ़ाई की, माध्यम आपका क्या रहा, कितनी तैयारियां की, नौकरी को लेकर के क्या कुछ सपने थे जीवन में? सर शुरू से मतलब मेरा हिंदी मीडियम रहा है और 12th पास करने के बाद जो मैंने ग्रेजुएशन की वो भी मैंने हिंदी मीडियम से की है। और इसके बाद फिर पहले मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी क्योंकि मेरे पास बायो स्ट्रीम से था मैं, तो नीट में इतना सीनियर पास करने के बाद लगा कि चलो डॉक्टर बनते हैं। जी सर, नीट की प्रिपरेशन की, बट नीट में अच्छा स्कोर नहीं था। तो बाद में फिर जब मैंने यहाँ पे बीएससी में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद फिर मैंने एसएससी की प्रिपरेशन सबसे पहले एसएससी की ही स्टार्ट की थी मैंने। बट उस टाइम पे कोरोना से पहले की बात है, तो उस टाइम पे क्या था कि एसएससी इतना फास्ट नहीं थी। एसएससी बहुत 2-2, 3-3 साल में अपना रिजल्ट देती थी, अभी तो बहुत फास्ट है, 6 महीने में, 6 से 8 महीने में नोटिफिकेशन निकालने से लेकर जॉब दे देती है। बट उस टाइम 2-2, 3-3 साल लगते थे। तो मुझे लगा, एसएससी की प्रिपरेशन मैंने कर ली थी मनीष मंगल सर के यहाँ से, बट फिर मुझे लगा कि शायद मुझे राजस्थान की करनी चाहिए क्योंकि राजस्थान का जल्दी रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि जॉब जल्दी से जल्दी चाहिए थी। तो मैं डिस्ट्रैक्ट, वैकेंसी भी खूब निकल रही थी, यही मेरी गलती हो गई, यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं अलग अलग वैकेंसी भरने लग गया
और फिर किसी के कहने पे बीएड कर ली, किसी के कहने पे एमएससी कर ली, तो मैं एक फोकस नहीं रख पाया और इसका रिजल्ट ये निकला कि मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। 60-70% नंबर सब में ले आता था, बट यूआर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता था। नहीं, एक चीज मैं कपिल बीच में टोकना चाहूंगा, लेकिन माँ बाप कई बार ये भी तो कहते हैं ना कि भाई आप तो करते रहो, तैयारी करते रहो, पता नहीं कहाँ जॉब लग जाए। तो इस चीज को हम कैसे लें? भाई बच्चे भी तो बहुत सारे ये सोचते हैं ना कि चलो अब ग्रेजुएशन हो गया, अपने पास डिग्री आ गई, अब तो तैयारियां ही करनी है, जो भी वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी करें। तो आपका कहने का मतलब ये कि अगर किसी एक चीज पर फोकस करो तो ज्यादा बेहतर है। मुझे मेरा यही मानना है सर, एक चीज पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक चीज पे फोकस ना करके मैंने काफी बहुत बहुत भुगता है मैंने, और मेरा रिजल्ट मतलब यही रहा कि मेरे को बहुत टाइम लग गया। ये जो सिलेक्शन मैंने आज लिया है, मैं आज से 3-4 साल पहले भी ले सकता था, बट अगर एक जगह अगर एसएससी पे ही फोकस किया, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कोरोना से पहले ही एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो एसएससी मुश्किल से 1 साल का है प्रोसेस पूरा, और 2020 में तो लॉकडाउन लगा था, कहीं जाना भी नहीं था, घर में ही थे, तो मैं आराम से कर सकता था, बट वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये गलती हो गई और मेरा किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2023 के लास्ट में मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने अपने लिए ऑप्शन इतने सारे क्रिएट कर लिए थे। एसएससी का भी ऑप्शन था, और इसके अलावा राजस्थान में एलडीसी, पटवार, वीडियो, आरएस, इतने सारे ऑप्शन क्रिएट कर लिए थे कि मैं सब में एग्जाम दी, सब में दी सर मैंने, बट विदाउट प्रिपरेशन दी सब में, ब्लाइंड अटेम्प्ट थे मेरे, क्योंकि आधी प्रिपरेशन थी, कभी 2 महीने इसकी प्रिपरेशन कर ली, फिर 2 महीने इसकी प्रिपरेशन कर ली, तो ऐसे कर करके मतलब सही गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। इसके बाद मैंने कॉस्मोस भी छोड़ दी थी, मैंने कॉस्मोस के टच में नहीं रहा था मैं। तो अच्छा, एक बार मैं दर्शकों से चाहूंगा, एक तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना आप। कारण क्या है, ये जो कहानियां है ना, ये बड़ी रेयर मिलती हैं। सफलताएं आसानी से तो मिल जाती हैं, वो तो ठीक है कि साहब मैंने मेहनत करी, ये कर लिया। ये जो कपिल की कहानी है ना, ये अमूमन 80% स्टूडेंटों की कहानी होती है। इसलिए चाह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यहां से भी सीखने को आपको मिलेगा। कितने उतार चढ़ाव कपिल ने देखे, और उसके बाद जहन में क्या रहा, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया, वापस लड़ाई लड़ी, जूझे और फिर सफलता हासिल करी। तो आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करना जी, कंटिन्यू। तो सर 23 के लास्ट में ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं मैं। तो मैं वापस मनीष मंगल सर के पास गया, और उस टाइम ये दिमाग में अच्छा, इस बीच एक चीज और मेरे सुनने में आई कि एलडीसी में हो गया था आपका राजस्थान में। सर वो हाँ, भी राजस्थान एलडीसी का भी एग्जाम दिया था, बट सर वो मैंने 24 में दिया था, वो तो अच्छा, ये 23 की बात बता रहा हूँ मैं। तो 23 के लास्ट में अक्टूबर की बात है, मैं मनीष सर के पास गया, सर से मैंने बोला सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं। तो सर ने बोला कि यार तू तो एसएससी डिप्रेस हो गए थे। हाँ, सर ने बोला कि तू एसएससी आराम से कर सकता था, तूने पता नहीं क्यों छोड़ दी। तो मुझे लगा कि हाँ सर मैं कर तो सकता था, पर उस टाइम 2-2, 3-3 साल ले रही थी एसएससी, तो मैं छोड़ दी मैंने। तो सर ने भी कहा कि वो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब फिर से लग जाए। 24 में ज्यादा अच्छी वैकेंसी, उस टाइम पे ये खबर चल रही थी कि 15,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, और हुआ भी है, 18,000 वैकेंसी आई। तो मैं अक्टूबर 23 से फिर मैं लग गया था एसएससी से। हाँ, और टारगेट मैंने एएसओ का ही रखा था कि एएसओ चाहिए, बट मैं करता रहा, और 1 साल पूरा प्रिपरेशन किया, और फिर दिसंबर तक, मतलब लास्ट दिसंबर तक मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन तो हो रहा है। पोस्ट कौन सी मिलेगी ये नहीं पता था, बट ये था कि सिलेक्शन तो हो रहा है। मैंने अपने घर पे भी कहना शुरू कर दिया था कि इस बार मेरा हो रहा है। अच्छा, घर वालों का जो सपोर्ट है वो कैसा रहा इस दौरान? घर वाले, क्योंकि आप लगातार सारे फॉर्म भी भर रहे थे, राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज थी उनमें आप अप्लाई कर रहे थे, सफलता कहीं नहीं मिल पा रही थी, तो उस समय लग रहा था कि एक फेज ऐसा आता है जीवन में जब आदमी बैक पे चला जाता है कि यार कुछ हो नहीं पा रहा मुझसे, वो निराश हो जाता है। उस समय घर वालों का और घर का माहौल कैसा था? आपका खुद का दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? घर का माहौल ये था कि जब इतने सारे एग्जाम दे लिए थे, पहले नीट में भी मेरा रहा था कि मैं नीट में अच्छा नहीं कर पाया था, और इसमें भी जब मेरे नहीं हो रहे थे, कई सारे एग्जाम दे लिए, तो घर वालों का था कि अपना नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं है, रहने दे, और प्राइवेट जॉब कर ले, पढ़ा ले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले, रिलेटिव है उनका स्कूल है, उनके यहाँ पढ़ा ले, या फिर यहाँ पे पढ़ा ले। इवन मनीष जी सर से भी बात कर ली थी पापा ने कि आप यहाँ पढ़ा सकता है, इसने थोड़ा बहुत कर तो लिया ये तो। पर मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ये तो पता था मैं कर तो सकता हूँ, बट मुझे एक रास्ता चाहिए, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं परेशान था। मुझे ये तो पता था कि गवर्नमेंट जॉब तो मैं ले सकता हूँ, और कोई पुश करने वाला, एक सपोर्ट करने वाला भी उस समय ऐसा नहीं लग रहा था? दोस्त थे सर, दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया। दोस्तों ने यही बोला कि तू कर सकता है, बस तू एक चीज पे फोकस कर, तू जगह जगह घूम मार रहा है, और ये तेरा इसी वजह से तेरा कहीं नहीं हो रहा है, तो तू एक चीज पे फोकस कर। दोस्तों ने काफी मोटिवेट किया मेरे को इस चीज के लिए। एसएससी की तैयारी करी और एग्जाम दी, सब कुछ बढ़िया चला गया। पेपर जब दिया उसके बाद में लग रहा था कि यार अच्छा हो गया पेपर, तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। वो पेपर के बाद का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? पेपर के बाद का सर ये था कि 18 जनवरी को सीजीएल का मेंस लगा था मेरा, और 20 को आंसर की आ गई थी, मतलब घर पहुंचने से पहले तो आंसर की आ गई थी मेरी। और आंसर की के हिसाब से, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, रैंक मित्र, रैंक आईक्यू जैसे प्लेटफॉर्म है, उनसे मेरे को मेरी रैंक पता लग गई थी, एस्टिमेटेड रैंक कितनी है। तो मुझे ये आइडिया था कि या तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो 2400 या 2800 ग्रेड पे की पोस्ट मिलेगी, ऊपर का कुछ नहीं मिलेगा। तो बस मैं ये प्रे कर रहा था
कि मुझे याद मतलब पीए ऐसे ना मिले, क्योंकि पीए ऐसी पोस्ट है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल वाली पोस्ट है। और मेरा प्लान ये था कि मुझे एएसओ वाली पोस्ट से मेरे दिमाग में फिर से क्लियर था कि फिर से देना है, 2025 वाला टर्म फिर से देना है। तो दिल से मैं ये दुआ कर रहा था पीए ना मिले, क्योंकि पीए ऐसे ये वो पोस्ट है जिनमें बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, इनमें प्रिपरेशन नहीं हो पाती जॉब के साथ। तो मैं बस यही चाह रहा था कि या तो मुझे कुछ ही ना मिले, वो ज्यादा बेटर है। इतने साल में दोबारा हाँ, या इतने साल से बेरोजगार हो तो और सही, 6 महीने और सही, या तो मुझे कुछ ना मिले, और अगर मिले तो यूडीसी जैसी कोई पोस्ट मिले। तो जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे याद है 12 मार्च को रिजल्ट आया था रात के 12:30 बजे। तो रिजल्ट देखा रात के 12:30 बजे, सब सो गए थे मेरे घर पे, मैंने किसी को नहीं बताया क्यों नींद डिस्टर्ब करूं। और जो दोस्त हमेशा बोलता था कि तू एक चीज में फोकस कर, मैंने उसको कॉल किया। अच्छा, रात को? हाँ, रात को 12:30 वो जग रहा था, उसी की याद है? हाँ, तो कोइंसिडेंटली वो जग रहा था, वो यहाँ पे आ गया। रात को 2 बजे तक हम घूमे हैं गंगापुर में काफी। उस दोस्त का नाम जरूर बताओ। अंकुश। अंकुश, वो क्या करते हैं? वो बीटेक कर रहे हैं, मतलब बीटेक नहीं, सॉरी, बीटेक कर लिया है, वो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है। चलिए। तो 3 दोस्त हैं, अंकुश, चेतन और अजय। इनका काफी सपोर्ट रहा, इन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेट किया और मेरे को यही बोला कि एक चीज पे फोकस कर, जो मैं नहीं कर रहा था। और जब मैंने करना शुरू किया तो रिजल्ट आ गया। अच्छा, जब सबसे पहले दोस्त को बताया, वो रात को 12:30 बजे यहाँ आ गया, फिर क्या सेलिब्रेशन रहा? सर 2 बजे तक घूमे हम रात को गंगापुर में 2 बजे घूम रहे थे बस। घर वालों का रिएक्शन क्या? घर वालों को मैंने सुबह बताया, हालांकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अंदर से खुश नहीं था, क्योंकि मेरा टारगेट एएसओ का था। और हालांकि मुझे अंदर से पता था यूडीसी मिलेगी, तो मैंने घर पे बोल दिया कि देखो यूडीसी मिली है और मैं आगे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो घर वालों के दिमाग से एक बर्डन हट गया कि ठीक है चलो कोई तो जॉब लगी। पर अब वो भी यही कह रहा है कि हाँ ठीक है, आगे करना चाहते तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुश है। अच्छा कपिल, अब एक चीज और निकल करके आती है, सपने सब देखते हैं बच्चे, और देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ा दंश है, बहुत बड़ा, और वो आपने झेला भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट झेल भी रहे हैं कि बहुत सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, जिनके लिए माहौल ठीक है वो कोचिंग भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह तो तैयारियां हो? दूसरी बात, आप खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर भटकोगे तो लटकोगे, एक जगह फोकस करोगे तो बहुत कुछ पालोगे। तो ये जो डिप्रेशन वाली स्थिति है या ये जो निराश वाली स्थिति है, इससे कैसे बाहर निकला जाए? दूसरी बात, धैर्य या पेशेंस कितना जरूरी है जब आप बेरोजगारी के फेज में होते हैं? सर धैर्य तो ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि सबसे जरूरी बात है सर कि खुद पे विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा तो दुनिया कुछ करे चाहे ना करे। मुझे अंदर से, जब भी मैं डिप्रेस भी था ना, उस डिप्रेशन के फेज में मुझे अंदर से खुद पे विश्वास था कि मैं कर तो सकता हूँ। बस डिप्रेशन बस इस चीज का है कि रास्ता नहीं मिल रहा है, कर तो मैं सकता हूँ। तो इसलिए यही रीजन था कि खुद पे विश्वास था, यही रीजन था कि मैंने हार नहीं मानी। और मैं मनीष सर के पास भी नहीं जाता अगर मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता। तो मैं बस यही सुनना गया था सर से, कि सर ने भी यही बोला, और सर से भी मैं यही सुनना गया था कि तू कर सकता है, ये लाइन सुनना गया था मैं। और वो एक जो पंच लाइन है उसी ने मतलब दिशा बदल दी और फिर जुट गए आप जी जान से। अच्छा, अब मुझे बताइए, घर का शुरू से जो माहौल रहा है वो कैसा रहा है? पापा सरकारी जॉब में है, मम्मी सरकारी जॉब में है, तो उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा थी कि भाई ठीक है लग जाए तो एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए, लाइफ सिक्योरिटी हो जाए? हाँ सर, शुरू से घर का एजुकेशन वाला ही माहौल था, क्योंकि हमें पता था कि बिजनेस तो हमारे है नहीं, तो जो करना है वो पढ़ लिख के ही करना है, एजुकेशन से ही करना है। तो शुरू से एजुकेशन वाला ही माहौल था, और मैंने भी शुरू से एजुकेशन को प्रायोरिटी दी अपनी लाइफ में। और स्कूलिंग में भी मेरे काफी, एकेडमिक्स में भी मेरा अच्छा स्कोर रहा था। अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये बड़ा आजकल केमिकल लोचा है दिमाग में कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये सोच करके पीछे हो जाता है, यार मेरा मीडियम हिंदी है, मैं शायद सर्वाइव ना कर पाऊं इंग्लिश मीडियम की वजह से। ये चीजें कितना मायने रखती हैं? और दूसरी बात, क्या हम इनको पैरेलल लेकर के चल सकते हैं? जैसा आपका माध्यम हिंदी रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको परेशानी नहीं आई क्योंकि आप पैरेलल इंग्लिश को लेकर के चले, तो ये कितना मायने रखता है? सर ये मायने, मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं हिंदी मीडियम से था लेकिन इंग्लिश में इंटरेस्ट था, तो किसी भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो फिर चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऐसे भी देखे हैं जिनकी इंग्लिश मुझसे भी वीक है। तो ऐसा मैंने कोचिंग में भी बहुत देखा ऐसा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम से तो वो नहीं कर सकता, बस इंटरेस्ट होना चाहिए, रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। अब जैसे कोई द हिंदू पढ़ सकता है, अगर मान लो द हिंदू बोरिंग लग रहा है, तो जैसे हम पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था इंग्लिश अच्छी करने के लिए कि हॉलीवुड मूवीज देखो इंग्लिश सबटाइटल के साथ, उससे सेंस समझ में आएगा इंग्लिश का। तो ये भी मैंने किया हुआ है, तो इससे भी मेरी इंग्लिश का सेंस मुझे बहुत अच्छी जल्दी से समझ में आ जाता था। ये चीजें सपोर्ट करती हैं आगे जाके। अच्छा, अब एक चीज और, मनोरंजन, आपकी रुचियां किन किन चीजों में, इंटरेस्ट किन किन चीजों में, उनको कितना टाइम दे पाते थे या नहीं दे पाते थे, या फिर 24 घंटे की नहीं बस अब तो एक ही लक्ष्य है? तो नहीं सर, मैं म्यूजिक सुनता था अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मैं म्यूजिक सुन लेता था। और कितने घंटे करते थे? सर ऐसे मैं फिक्स नहीं किया हुआ था कितने घंटे करने हैं। कई बार ऐसा होता था कि किसी दिन नहीं भी की और किसी दिन बहुत ज्यादा कर ली। तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था, लाइब्रेरी मेरी 12 घंटे की होती थी, तो मैं 12 में से 9-10 घंटे तो दे ही देता था, और बाकी मैं म्यूजिक सुन लेता था शाम को। अच्छा कपिल, सिटिंग बहुत मायने रखती है। सिटिंग आप जितनी ज्यादा करोगे
तो वो बड़ा मायने रखता है। आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी उसमें सिटिंग मायने रखती है। तो 8 घंटे 10 घंटे की जो पढ़ाई है वो ज्यादा मायने रखती है, या कोचिंग वगैरह अटेंड आपने कर ली, घर आकर के आपने रीडिंग कर ली, वो ज्यादा मायने रखती है? ये चीजें कैसे मैनेज होती हैं? सर सिटिंग से ज्यादा मायने ये रखता है कि जितना सिलेबस है, पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कितना है, हमने कितना कवर कर लिया है, कितना रह रहा है, और एग्जाम में कितना टाइम बाकी है, उस हिसाब से टाइम देना होता है। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसके हिसाब से कर रहे हैं। ये खुद को देखना होता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी सेम नहीं होती। तो सबको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना सिलेबस कितना रह रहा है उस हिसाब से, और एग्जाम में कितना टाइम बाकी है उस हिसाब से करना चाहिए। और जैसे अगर एग्जाम जून में है तो मेरा हमेशा टारगेट रहता था कि 30 अप्रैल से पहले पहले मुझे सिलेबस खत्म करना है, ताकि पूरा मई और जितना भी जून बचे उसमें मॉक टेस्ट लगा सकूं। तो हमेशा एग्जाम के 1-2 महीने पहले सिलेबस पूरा होना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की जरूरत है, रिपीट करने हाँ, ताकि रिवीजन भी के लिए टाइम मिल जाए, मॉक टेस्ट देने के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो मॉक टेस्ट के लिए मतलब मिनिमम 1 महीने का टाइम चाहिए। अगर 1 महीने से ज्यादा मिल रहा है तो ये तो सोने पे सुहागा है, बट 1 महीना मिनिमम चाहिए। अच्छा, मोबाइल से ये टच वाली जो दुनिया है ना, इससे कितने दूर हो, और दूसरी बात ये कितना प्रभावित करती है? सर ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से इम्पैक्ट करती है, और मेरे सिलेक्शन में सर मोबाइल का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, बट पॉजिटिवली क्योंकि मैंने जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स थे सारे अनइंस्टॉल कर दिए थे, और मेरे पास केवल टेलीग्राम था, और टेलीग्राम पे सर बहुत कंटेंट आता है सर, काफी फायदा मिलता है, और लेंथी चीजें भी आ जाती हैं आसानी से। जैसे कोई एसएससी का एग्जाम लगा, एसएससी में सर वॉक्या बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, तो कोई भी एसएससी का एग्जाम लगा तो आज एग्जाम खत्म हुआ, अगले दिन टेलीग्राम पे ऐसा चैनल था कि कंपाइल होकर पूरी वॉक्या आ जाती थी पीडीएफ में। तो मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा एक क्लिक किया, डाउनलोड हुआ, पीडीएफ प्रिंट निकलवाई, वॉक्या याद कर ली। तो मैंने इस चीज को, मोबाइल को सर मैंने बहुत अपने सिलेक्शन में काफी यूजफुल तरीके से मैंने यूज किया मैंने। बाकी फेसबुक, इंस्टा, रील्स, ये सब मैंने अकाउंट हटा दिए थे, मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे मैंने अपने। तो अब कपिल फेसबुक पे है या नहीं है? नहीं सर, फेसबुक पे तो मैं 6 साल से नहीं हूँ। ओके, इंस्टा वगैरह और ये जो और रील्स वगैरह देखना करना, टिकटॉक विकटॉक पता नहीं क्या क्या चला करता था। टिकटॉक वगैरह तो कभी शौक ही नहीं रहा। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये दोनों जरूरी थे सर एसएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारा कॉस्मोस का ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें सारे अच्छे स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो सब जुड़े हुए थे, तो हमें कोई भी डाउट आता था तो हम उसमें शेयर करते थे, तो इसलिए व्हाट्सएप जरूरी था, टेलीग्राम जरूरी था। तो मैं व्हाट्सएप पे मैंने, हाँ ये जरूर था, मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के नोटिफिकेशन साइलेंट कर रखे थे कि जब पढ़ रहा हूँ तो नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब ना हो, बस ये कर रखा था। और मनीष सर का, टीचरों की जो पूरी टीम थी, उनका कितना सपोर्ट रहा? मनीष सर का भी काफी सपोर्ट रहा सर। मनीष सर ने काफी मेहनत की हमारे लिए, और इंग्लिश की वॉकअप पढ़ाते थे, वो शाम को 4 बजे हमें बुलाते थे। इसके अलावा कॉस्मोस के टीचिंग स्टाफ का तो सपोर्ट रहा ही रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी काफी सपोर्ट रहा है। जैसे पुष्पक सर हो गए, अजय सर हो गए, वो हमारे लिए पेपर सेट करते थे, पेपर हमारे टेस्ट लगा करते थे। यानी एक पूरी टीम लगती थी आपके पीछे, तब जाकर के वो सफलताएं मिल पाती। बिल्कुल सर, पूरी टीम थी और मेहनत करते थे हमारे लिए, तो हम भी फिर डबल हमारा भी था कि ये हमारे लिए कर रहे तो हम ही रिटर्न दें इन्हें। अभी क्या कुछ जहन में है, आगे का क्या कुछ है, क्या आपको पोस्ट मिली है, आगे इसको लेकर के क्या कुछ है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सर अभी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में यूडीसी की पोस्ट मिली है, अपर डिवीजन टूर की, और आगे जो मेरा जो टारगेट है वो विदेश मंत्रालय में एएसओ की पोस्ट लेने का है, जो सीजीएल से ही मिलती है, बट उसमें बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है सीजीएल में, तब जाके मिलती है। तो वो ही मेरा अगला टारगेट है, 2025 के सीजीएल में एएसओ इन एमईए वाला मेरा टारगेट है। तो अभी ज्वाइनिंग डेट वगैरह कुछ आई है? अभी सर अभी कोई पता नहीं है, अभी तो शायद 2-3 महीने लगेंगे इसमें। तो तब तक तो फ्री हो, बिंदास हो। हाँ नहीं, मैंने सीजीएल 25 की तैयारी शुरू कर दी है सर। मतलब थमना नहीं है अभी? नहीं सर, अभी थमना। 20 जनवरी को सर मैं यहाँ पे आ गया था सीजीएल का मेंस देके। 21 जनवरी से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी वापस सीजीएल 25 के लिए। तो अभी कंटिन्यू है? हाँ कंटिन्यू है सर। लेकिन अब सेटिस्फिकेशन है, अब संतुष्टि हो गई यार, अब है और बर्डन नहीं है, पहले बर्डन था, बर्डन नहीं है। अब कपिल डिप्रेशन में तो नहीं सर, है ना? अब खुश है? बिल्कुल सर, है ना? और फिर सबसे बड़ी बात है कि अब आगे बहुत सारे रास्ते और खुलते चले जाएंगे, और जो एम है ना, जो गोल आपने निर्धारित कर रखा है, उम्मीद यही करते हैं, और हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं कि कपिल जैसे हजारों लाखों जो युवा है ना, वो जो निकल करके बाहर आए हैं और जिनको अब मुकाम मिल गया, वो कम से कम और आगे अगर तरक्की करना चाहें तो करें। कहने का मतलब है सपने धुंधले नहीं होने चाहिए, सपनों को लेकर के जो क्रिस्टल है ना, जो सफाई है, वो सामने रखो और बिल्कुल साफ होने चाहिए आपके सपने कि मुझे ये करना है। और जीता जागता उदाहरण है कपिल कि कई बार डाइवर्ट हो गया दिमाग, कई बार सोच रहे थे सारी नौकरियां मुझे मिल जाएं, बट वो नहीं मिल पाई, क्योंकि लक्ष्य एक पर नहीं था, फोकस एक पर नहीं था। बाद में लगा कि नहीं, अब करना है तो सिर्फ इसमें करना है। तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है, चाहे नीट की तैयारी कर लो, चाहे यूपीएससी की कर लो, आरपीएससी की कर लो, आईएएस बनना हो, आरएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, कौन बन रहे हैं? आप में से और हम में से ही तो बन रहे हैं, ये भी स्टूडेंट ही हैं।
बस फर्क सिर्फ इतना है, जो एक बार रतन टाटा ने कहा था कि सफलता प्राप्त करने वाले जो लड़के हैं या युवा हैं या व्यक्ति हैं, वो काम तो वही करते हैं, बस उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्तों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है, सपोर्टिंग जो स्टाफ है, सपोर्टिंग लोग जो हैं अच्छे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वरना भटक जाओगे तो लटक जाओगे और बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा। और वैसे बार बार ये जो कहते हैं ना कि साहब बेरोजगारी बहुत है, ना, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी दिमाग में है। ढूंढोगे तो बहुत बड़ी कायनात है और बहुत कुछ आपके लिए है। बस अपने टैलेंट को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, अपने आप को पहचानो और खुद पे विश्वास होना चाहिए। कपिल जैसा कह रहे थे कि बस वो एक शब्द सुनना था मुझे कि तुम कर सकते हो, और बस वही मनीष जी ने कहा कि नहीं यार कपिल, कर सकते हो तुम। और बस कपिल ने भी सोच लिया कि जब मैं कर सकता हूं तो फिर करके भी दिखाऊंगा, और करके दिखाया। तो इसी तरह के जो लोग हैं इनसे आपकी मुलाकात करवाते रहूंगा। और कपिल, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा, किसको सर? हमारे दर्शकों को, लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको। सर मैं वही जो मैंने पूरे इंटरव्यू में जो मैंने बोला कि 10 चीजों में नहीं भटकना है, केवल एक अपनी कैपेसिटी पहचाननी है कि हमारी किस एग्जाम की कैपेसिटी है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। फिर लग के ये नहीं कि, हालांकि इनसिक्योरिटी होती है, मैं समझ सकता हूँ, जब अनएम्प्लॉयड जो कोई बंदा होता है तो ऐसा लगता है कि मुझे ये भी, इसका भी फॉर्म भर दूं, इसका भी फॉर्म भर दूं। पर हाँ, सेम सिलेबस है, अगर सेम पैटर्न है तो भर देना चाहिए, पर बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो फिर नहीं भरना चाहिए। तो यही और राजस्थान में और एसएससी वाला में बहुत ज्यादा डिफरेंट था, वो एक अलग गड़बड़ हो गई थी कपिल के साथ में। तो बिल्कुल आप तैयारी करें, जी जान से मेहनत करें। इसी तरह के जो और व्यक्तित्व हैं इनसे आपको प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही यूज करना है। हाँ, जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम का सही यूज किया। मैंने वो टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल है, मूवीज के भी चैनल है, बहुत सारे कंटेंट के चैनल है, बट मैंने उनको ज्वाइन ना करके केवल जिन पे यूजफुल कंटेंट आता था एसएससी के लिए, मैं केवल उनमें ज्वाइन था। यस, तो सोशल मीडिया का भी ढंग से यूज करना, ठीक है ना। और कोशिश एक काम करा करो, टच पे कम और टच में ज्यादा रहा करो। एक शब्द का फर्क है, बस समझ जाओगे तो जिंदगी समझ जाएगी। टच पे ना रहना, टच में रहना अच्छे लोगों के, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बहुत सारे लोगों तक इन चीजों को पहुंचाना, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। और इसी तरह के व्यक्तित्व से और आपकी लगातार मुलाकात करवाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।